हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी एंड टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी जेबीटी कमीशन के अलावा टीजीटी जेबीटी टैट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो दिसंबर 2025 में कंडक्ट होगा। ये क्वेश्चंस एचपीआरसी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे 81 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, 82 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? कौन से उपराष्ट्रपति थे? वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये लगातार 2 अवधि तक उपराष्ट्रपति रहे, 1952 से 1962 तक। 10 साल का इनका टेन्योर रहा। 1952 से 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद 1962 में ये राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट चुने गए। 1962 से 1967 तक, 1967 तक ये फिर राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो इनका काफी लंबा टेन्योर रहा, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वाईएस डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। ये जो ऑप्शन में आर वेंकट रमन दिया गया है, आर वेंकट रमन 7वें उपराष्ट्रपति थे, इन 7th वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। इनका टेन्योर था 1984 टू 1984 से 1987 तक, 1987 तक का टेन्योर था वेंकट रमन का एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वीवी गिरी ये 3rd वाइस प्रेसिडेंट थे, ये 3रे उपराष्ट्रपति थे भारत के। इनका टेन्योर 1967 से 1969 तक रहा, 1969 तक। अगला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लोकसभा। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू राज्यसभा, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80, ओके, आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू राज्यसभा एंड आर्टिकल 79 यस, आर्टिकल 79 इज रिलेटेड टू संसद, ओके, संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में किया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का और आर्टिकल 81 में लोकसभा का। लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 81 में, इससे पहले आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 79 में भारत की संसद हो गई। इसके बारे में बताया गया है कि संसद का गठन, पार्लियामेंट, ओके। भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर कौन थे आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जो फॉरेन मिनिस्टर की जो पद है, फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ही थी फॉरेन मिनिस्ट्री। आजाद भारत के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ओके। प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे और फॉरेन मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे। फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने अपने पास रखी थी, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। जापान की संसद को कहते हैं, देखिए अलग अलग देश की संसद का अलग अलग नाम है, ओके। जैसे जापान की संसद है, उसका क्या नाम है यहाँ पे पूछा है। जापान की संसद का नाम है डाइट, डाइट जापान की संसद का नाम है। भारत की संसद का क्या नाम है? भारत की संसद का नाम संसद ही है, पार्लियामेंट ही, ओके। डेल यहाँ पे दिया है, डेल आयरलैंड की संसद का नाम है, ओके। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल। नेक्स्ट है शोरा, शोरा कहाँ की संसद का नाम है? ये जो इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे मैक्सिमम देशों में शोरा कहा जाता है पार्लियामेंट को, ओके। जैसे कि कतर है, मजलिस शोरा कहा जाता है। ओमान में मजलिस शोरा, सऊदी अरब ले लीजिए आप, वहाँ भी मजलिस शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान में भी शोरा कहा जाता है, ओके, शोरा। कई जगह शोरा है, कई जगह यू है, SHUR है, ओके, SHOR है, शोरा। तो शोरा इस्लामिक कंट्रीज के ज्यादा नाम है, ओके, पार्लियामेंट के। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के स्थायी सदस्य 250 सदस्य हैं, 250 स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 250।
देखिए राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, इसमें से 238 जो सदस्य आते हैं, 238 सदस्य जो 38 मेंबर हैं, 238 वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा जो 12 कैंडिडेट्स अलग हैं, ओके, 12 कैंडिडेट्स हैं, जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा आपको पता है कि ये निरंतर चलने वाली संस्था है, इसको हम स्थायी संस्था भी कहते हैं। ओके, ये विघटित नहीं होती है। जैसे राज्यसभा 5 साल बाद लोकसभा जैसे 5 साल बाद विघटित हो जाती है, वैसे राज्यसभा विघटित नहीं होती, ये एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य, ओके, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है, कौन थी पहली महिला स्पीकर लोकसभा की? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार ये एक महिला थी, पहली महिला स्पीकर। इनका टेन्योर था 2009 से, 2009 से इनका टेन्योर 2014 तक था। ओके, 2009 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट में। ओके, यूपीए की गवर्नमेंट में ये लोकसभा स्पीकर रही। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे जी.बी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, मावलंकर, जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर का टेन्योर रहा 1952 से 1956 तक। इनकी डेथ हो गई थी। ओके, इनका निधन हो गया था। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला ये 2019 से हैं लोकसभा स्पीकर, और वर्तमान में भी यही है, एट प्रेजेंट भी यही है। ओके, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट इन, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट हमेशा प्रस्तुत किया जाता है, यूनियन बजट लोकसभा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है यूनियन बजट। यूनियन बजट का जो प्रावधान है ये संविधान के आर्टिकल 112 में किए गए हैं। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट में के बारे में कहा गया है, जिसमें कहा गया है इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, यूनियन बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसे यूनियन बजट को पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कुका आंदोलन किसने आयोजित किया था? कुका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने 1900 शताब्दी में सन 1872 के आसपास कुका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। यह एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। ये जो ऑप्शन में गुरु रामदास दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट गुरु है सिख धर्म में। गुरु रामदास ये 4th सिख गुरु थे। ओके, आपको बताया कि सिख धर्म में 10 गुरुओं का वर्णन है, तो चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास का जन्म हुआ था लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की, और अमृतसर में आपको पता है गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल का नाम है हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब का निर्माण जो कार्य है वो भी गुरु रामदास के द्वारा ही शुरू करवाया था। लेकिन हरमिंदर साहिब का निर्माण गुरु रामदास ने शुरू करवा दिया था, और इसने इस एक काम को पूरा किया जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव ने। ओके, और ये जो गुरु नानक है इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को 1469 को हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में। तलवंडी में इनका जन्म स्थान है। तलवंडी कहाँ पे है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, 10वें गुरु थे। ओके, 10th गुरु। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब बिहार में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था, और इनकी माता गुजरी देवी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की थी? बैसाखी पर। कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब पे। ओके, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी को, बैसाखी के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु में जो रामेश्वर है वहां से, रामेश्वरम से मन्नार आइलैंड है वहां तक फैली है, श्रीलंका तक।
इसके बीच में आता है एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं ना, वो इस मन्नार की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। देखिए आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में क्या अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो भारत के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ओके, ये डिफरेंस है, 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिफरेंस है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी पहाड़ियां ये तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, डोडा बेटा। डोडा बेटा शिखर नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो है पीक है, हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का, डोडा बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डोडा बेटा पीक की हाइट कितनी है, इस पीक की हाइट है 2637 मीटर एबव सी लेवल, 2637 मीटर एबव सी लेवल। ये जो ऑप्शन में गुरु शिखर दिया है, गुरु शिखर अरावली हिल्स का, अरावली हिल्स का, अरावली पर्वतमाला का, अरावली हिल्स का सबसे ऊंचा जो पीक है, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर अरावली हिल्स का। ओके, अरावली हिल्स कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है अरावली हिल्स, इसका सबसे ऊंचा पीक है गुरु शिखर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है भारत का 8586 मीटर की हाइट पे। ध्यान रहे माउंट एवरेस्ट भारत का हिस्सा नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत का हिस्सा नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और ये जो ऑप्शन सी में दिया है अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी ध्यान रहे ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है, ये डोडा बेटा से भी हाइट ज्यादा है इसकी। ओके, अन्नाईमुडी ये कहाँ पे है, ये केरला में है। ओके, अन्नाईमुडी पर्वतमाला जो है, ये जो टॉप है, ये जो पीक है, ये केरल में है। अन्नाईमुडी साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है, ये केरला में है, केरला के वेस्टर्न घाट में। ओके, वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है अन्नाईमुडी पीक। इसकी हाइट है 2695 मीटर एबव सी लेवल। और डोडा बेटा की हाइट कितनी थी, डोडा बेटा की हाइट है 2637 मीटर, तो ये डोडा बेटा से भी ज्यादा ऊंचा है। तो अगर ऑल ओवर साउथ इंडिया की बात की जाए तो अन्नाईमुडी सबसे ऊंची पीक है, लेकिन अगर स्पेशली नीलगिरी पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो डोडा बेटा नीलगिरी की है। ओके, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है। ओके, ऐसे ध्यान रहे। और पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी रिवर। ओके, लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये अजमेर जिले से निकलती है। ओके, अजमेर जिला राजस्थान से, अरावली पर्वत से ये निकलती है। ओके, अरावली हिल से, अरावली पर्वत से निकलती है ये लूनी नदी। और इसका संगम कहाँ पे होता है, कच्छ के रण में। ओके, कच्छ के रण में इसका संगम होता है। इसकी लेंथ है टोटल 320 किलोमीटर। इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ कृष्णा रिवर दिया गया है, कृष्णा रिवर ये पश्चिमी घाट से निकलती है। ओके, पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा रिवर, और बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास, 1401 किलोमीटर। ओके, इसकी सहायक नदियां हैं जैसे तुंगभद्रा है, अमरावती रिवर है, मूसी रिवर है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास, आपने नाम सुना है, रोहतांग पास से ये रिवर निकलती है, व्यास रिवर। और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और मिलती कहाँ पे है, अरब सागर में ये मिल जाती है, अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ये संगम है इसका, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, असम में। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली इन ऑफ केरला, केरला में जो साइलेंट वैली है वो किसके लिए जानी जाती है। कंटेन रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इज अ गुड पिकनिक स्पॉट, कंटेन पिकनिक स्पॉट, नन ऑफ दिस।
तो यहाँ से एक तो आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये केरला में है। साइलेंट वैली में रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। ओके, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये वेस्टर्न घाट में है। साइलेंट वैली को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया था। ओके, 1984 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति या पीत क्रांति, इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। पीली क्रांति, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीत क्रांति, येलो रिवोल्यूशन एसोसिएट है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ओके, ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी जो एडिबल ऑयल है यानी तिलहन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑयल सीड से संबंधित है येलो रिवोल्यूशन। देखिए, पोल्ट्री और मिल्क दो चीजें हैं। पोल्ट्री और मिल्क व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है। ओके, व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है पोल्ट्री और मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू रिवोल्यूशन है एक, ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है फिश प्रोडक्शन से। पिंक रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड है मीट प्रोडक्शन से, मीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता बोला है यहाँ पे, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन की परमिशन राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 संबंधित है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से। ओके, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी ज्वाइंट सेशन से, ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 108 में। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। कैसे बनता है एक विधेयक, एक एक्ट जो है, एक बिल जो है वो एक्ट बन जाता है संसद में? कैसे पास होता है बिल? दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद, या प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरित होने के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बिल पास होने में सबसे पहली प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट जो है रीडिंग होती है, इंट्रोड्यूस होता है बिल। ओके, पहले बिल के बारे में परिचय होता है बिल का। वो किसी भी सदन में हो सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। फिर उस बिल के ऊपर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, फिर मतदान होता है। ओके, फिर दूसरे सदन में उसके लिए मंजूरी मिलती है, और फिर लास्ट में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। ओके, जब राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे देता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही जो है बिल जो है, एक जो बिल है वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन ऐसे करेक्ट नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि सबसे लास्ट में यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। दोनों सदनों में तो पास होना चाहिए। ओके, ऑप्शन डी। ओके, सो दैट्स इट। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक आप लिख सकते हो, या आप पर्सनली अगर मैसेज में लिखना चाहें, या आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने विचार लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।